दक्षिण कोरिया में टैटू वाले लोग पक्के बदमाश होते हैं, पर इस दागदार आदमी के सामने वे कुछ भी नहीं। फिर भी यह पीले बालों वाला बेवकूफ उसके सामने अकड़ दिखाना चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही उसके हाथ का खंजर दूसरे ने छीन लिया। बिजली जैसी तेजी ने उसे पूरी तरह से डरा दिया, लेकिन मोटा आदमी फिर भी नहीं माना। उसे लगा कि शक्ति के आगे गति कुछ नहीं और तुरंत चुनौती देने चला। लेकिन अगले ही पल जब कैमरा वापस कमरे में आया, मोटा आदमी जमीन पर पड़ा बेसुध हो चुका था। फिर भी ऐसा ही एक शक्तिशाली योद्धा झुग्गी झोपड़ी में छिपा हुआ एक बेकार जीवन जी रहा था। क्योंकि वह दिन भर अस्त व्यस्त और अकेला रहता था। पड़ोसी उसे राक्षस मानते थे, पर वह कभी ध्यान नहीं देता था, मानो दुनिया के मामलों से उसका कोई सरोकार न हो। उससे बातचीत करने वाली एकमात्र पड़ोसी की छोटी लड़की थी। हर बार जब वह उससे मिलती तो छोटी लड़की उसके पीछे बड़बड़ाती रहती थी, पर वह कभी जवाब नहीं देता था। और तो और वह उससे कुछ चिढ़ा हुआ भी लगता था। लेकिन जब उसे पता चला कि श्याओमी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, तो वह चुपचाप उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाता था। यह जानने के बाद कि श्याओमी को बचपन में पिता ने छोड़ दिया था और वह अपनी बेरोजगार माँ के साथ रहती थी, शायद उसकी दुखद कहानी पर तरस खाकर उसने पहली बार श्याओमी को सांत्वना के तौर पर एक सॉसेज दिया। अंकल के आतिथ्य के लिए धन्यवाद देने के लिए श्याओमी ने घर जाने से पहले अंकल के नाखून पर एक पीला स्माइली छोड़ दिया। लेकिन चाचा हर पल श्याओमी का ध्यान नहीं रख पाते थे। अपनी भूख मिटाने के लिए अक्सर भूखा रहने वाला श्याओमी चोरी छिपे काम करने पर मजबूर हो गया। एक दिन उसने जैसे ही एक स्कूल बैग चुराया, मालिक ने उसे सड़क पर ही पकड़ लिया। गुस्से में मालिक उसे लगातार कोस रहा था, जबकि उसका बच्चा बार बार बैग से उसके सिर पर मार रहा था। फिर उन्होंने उसे अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहा। इससे श्याओमी के चेहरे पर तुरंत डर और बेचैनी छा गई, जिसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था। ठीक उसी वक्त पड़ोसी अंकल वहाँ से गुजरे। श्याओमी ने झट से उनकी ओर उंगली उठाई, चाहती थी कि वे उसके पिता बनकर उसे बचा लें, मगर जब वह उम्मीद से इंतजार कर रही थी, पुलिस को देखते ही अंकल तुरंत मुड़कर चले गए। श्याओमी को उदास आंखों से वहीं खड़ा छोड़ दिया, जिससे यह और पुख्ता हो गया कि वह एक अनाथ अवांछित बच्ची थी। जब रात में वे फिर मिले, अंकल ने पूछा, क्या ज्याओमी अभी भी नाराज है? उसकी बात सुन ज्याओमी तुरंत रो पड़ी, पर अंकल के समझाने से पहले ही उसने समझदारी से अपना पसंदीदा नाइट कार्ड अंकल को दे दिया और दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे बचपन से ही तंग किया जाता रहा है, इतने सालों में मुझे इसकी आदत हो गई है। इस समय भले ही वह अंकल से थोड़ी नाराज थी, पर दुनिया में अपने एकमात्र शुभ चिंतक को खोना नहीं चाहती थी। श्याओमी की दिल से निकली बातों ने उनके भाग्य को आपस में जोड़ दिया। उस रात घर पहुंचते ही श्याओमी ने देखा कि घर का दरवाजा खुला था। उसे याद था कि माँ हमेशा दरवाजा बंद रखती थी ताकि कमरे में अकेले उस पल का आनंद ले सकें। हर बार माँ की उत्तेजित चीखों से डरकर वह अक्सर कोने में कान बंद कर लेती थी, लेकिन इस बार कमरे में घुसते ही पता चला माँ को बुरी तरह बांधकर हॉल के बीच में रखा गया था। अपहरणकर्ताओं ने न केवल उसे ताने मारे, बल्कि एक जलता हुआ हेयर ड्रायर भी उसकी टांग पर रख दिया। उसके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार इसलिए हुआ क्योंकि डांस हॉल में डांसर श्याओमी की माँ को काम करते समय गलती से स्थानीय ड्रग लॉर्ड के 2 पैकेट सामान मिल गए थे। नशे की आदी होने के कारण उसने सीधे उन पैकेटों को अपना बना लिया, और जब ड्रग लॉर्ड को पता चला तो वे उसे घर तक ढूंढते हुए आ गए। उसे यातना देने वाला स्थानीय कुख्यात ड्रग लॉर्ड वॉन्शी का दाहिना हाथ झोंगशी था। शुरुआत में श्याओमी की मां ने कुछ भी बताने से मना किया, पर झोंगशी की क्रूरता के आगे वह टिक न सकी और जल्द ही उसने सामान का ठिकाना बता दिया। उसने सामान को कैमरा बैग में छिपाकर पड़ोसी अंकल की गिरवी दुकान में रखा था। उसी रात जब अंकल घर लौटे तो देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर झोंगशी के 2 गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उसके आते ही बेपरवाह हुआंग माओ ने खंजर निकाल लिया। अंकल को लगा ये घर में घुसे लुटेरे हैं। उन्होंने सारे बटुए देने की सोची, पर हुआंग माओ ने कहा उसे ये नहीं चाहिए, चुपचाप न देने पर अंजाम बुरा होगा। जब वे नहीं माने, अंकल ने उसके हाथ से खंजर झपट लिया और कहा, समझदारी इसी में है कि दोनों तुरंत निकल लें। लेकिन हुआंग माओ का साथी नहीं माना। जल्द ही ऊपर की हलचल ने नीचे झोंगशी का ध्यान खींचा तो उसने अपने अंगरक्षक को ऊपर भेजा। अंगरक्षक ने अंकल से नजरें मिलते ही पहचान लिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इससे पहले कि दोनों भिड़ते, झोंगशी का फोन आया और अंगरक्षक ने वह फोन अंकल को दे दिया। फोन पर झोंगशी ने मुस्कुराते हुए अंकल को धमकी दी कि अगर सामान वाला कैमरा बैग नहीं दिया तो श्याओमी और उसकी मां की जान थोड़े समय में चली जाएगी। ये सुनकर अंकल को तुरंत गुस्सा आ गया, लेकिन श्याओमी और उसकी मां की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने तुरंत कैमरा बैग उन्हें फेंक दिया। सामान ठीक होने की पुष्टि करने के बाद अंगरक्षक झोंगशी के निर्देशानुसार एक फोन छोड़कर चले गए। श्याओमी कहाँ थी, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। जब अंकल को गड़बड़ का एहसास हुआ और वे नीचे भागे तो श्योमी को गाड़ी में ले जाते देखा। अंकल पागलों की तरह गाड़ी के पीछे भागे। अपनी धीमी गति पर पछतावा था। जब श्योमी वाली गाड़ी दूर होकर गायब हो गई तब अंकल को ठगे जाने का एहसास हुआ। गुस्से में घर लौटकर कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन जब पुलिस ने स्थानीय ड्रग माफिया से संबंध सुना तो परेशानी के डर से उन्होंने अंकल की शिकायत खारिज कर दी। तभी अंगरक्षक के कमरे में छूटा फोन बजा। जैसे ही उसने फोन उठाया, झोंगशी की चंचल आवाज फिर सुनाई दी। उसने श्याओमी और उसकी मां की जान को दांव पर लगाया कि अगर अंकल एक खेप पहुंचा दें तो वह उन्हें सही सलामत लौटा देगा और श्याओमी की मां द्वारा चोरी किए गए सामान का मामला भी रफा दफा कर देगा। श्याओमी को बचाने के लिए अंकल को मानना पड़ा, पर उन्हें नहीं पता था कि वे उन लोगों के जाल में फंस गए हैं। उसने फोन संदेश के निर्देश पर एक कार ढूंढी। सहचालक सीट से चाबी लेकर संकेत अनुसार एक लॉकर खोला जिसमें खिलौना कार के अंदर सामान का पैकेट था। संदेश के निर्देश पर वह मालिक वू से मिला। वू ने उसे व्यापारी समझकर गर्मजोशी से स्वागत किया, मगर लोगों को बचाने को आतुर अंकल ने सीधे माल निकालकर ज्याओमी व उसकी मां को तुरंत छोड़ने की मांग की। जब वो मालिक हैरान थे तभी वांशी का फोन आया।
कुछ दिन पहले वांशी से माल खो गया। गुस्से में मालिक वो ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा, जिससे वांशी, जो पहले से ही उससे नाराज था, हत्या करने पर उतारू हो गया। उसने चाचा को माल ले जाने का नाटक किया, पर चुपचाप पुलिस को खबर कर दी ताकि वह चाचा से छुटकारा पा सके और मालिक वो को भी अंदर करवा सके। इस समय पुलिस ने जगह को घेर लिया था। धोखा खाकर बॉस वो गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने तुरंत वह सामान उठाया और सीधे अंकल के चेहरे पर दे मारा। फिर उसके गुर्गे उस पर टूट पड़े, उसे सबक सिखाने के इरादे से, और उनके ताबड़तोड़ वार से वह तुरंत खून उगलने लगा। लेकिन अब उससे उलझने का समय नहीं था। बॉस वू ने उसे पुलिस को सौंपने और खुद भाग जाने का फैसला किया। इसके बाद अंकल को गुर्गों ने ऊपर से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से वह सीधे नहीं गिरा, बल्कि इमारत के नीचे लगे सुरक्षा जाल पर जा गिरा। जब उसे होश आया और उसने देखा कि मालिक वो भागने वाला है, उसने तुरंत अपनी जेब से चाकू निकालकर सुरक्षा जाल फाड़ दिया और सीधे वो की गाड़ी पर चढ़ गया। डरकर वो ने गाड़ी पीछे की और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तब तक पुलिस की गाड़ियां रास्ता रोक चुकी थीं। अंकल ने यह देखा और जल्दी से अपनी गाड़ी में चढ़ गए। वह जानते थे कि उनके गंदे सौदे से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस समय वह सिर्फ जाओमी और उसकी माँ को बचाना चाहते थे। अंकल ने सीधे वो मालिक की गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर भागते वो मालिक को देखकर अंकल पीछा करने लगे, पर जब उन्होंने अपनी डिक्की देखी तो वह वहीं जम गए। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी भी उसे सीधे नहीं देख पाए। पता चला कि झोंगशी द्वारा दी गई कार की डिक्की में जियाओमी की मां का शव रखा था और शव खोखला था। उसके अंग पहले ही निकाल लिए गए थे। इसके बाद अंकल को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बिना किसी आश्चर्य के वह मुख्य संदिग्ध बन गए। पुलिस की पूछताछ के सामने वह हमेशा चुप रहे, क्योंकि वह हर पल जियाओमी की स्थिति को लेकर चिंतित थे। जब उसने अपने बटुए में श्याओमी का दिया नाइट कार्ड देखा तो उसे लगा कि अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे ही एक पुलिसकर्मी उसकी हथकड़ी खोल रहा था, उसने मौका पाकर तुरंत पलटवार किया। 4 मिनट से कुछ ज्यादा समय में उसने थाने के 6 पुलिसकर्मियों को ढेर कर दिया और फिर अंधेरी रात में गायब हो गया। दूसरी ओर श्याओमी को एक बदबूदार तहखाने में ले जाया गया, जहां उसकी उम्र के अनगिनत बच्चे कैद थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बेजान थीं और वे सिर्फ हड्डियों का ढांचा थे। गनीमत रही कि श्याओमी ने जल्द ही नए दोस्त बना लिए। अपनी दोस्ती दिखाने के लिए श्याओमी ने अपने दोस्त के नाखूनों पर स्माइली बनाए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके दोस्त को घर मिलने के बहाने बाहर ले जाया गया। श्याओमी खुश था कि वह घर जा सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त को मौत के घाट उतार दिया गया था। तथाकथित घर मिलना दरअसल अंगों के मिलान के लिए खरीदार मिलना था। पता चला कि वानक्सी भाई प्रतिबंधित सामान बेचने के साथ साथ बच्चों के अंग बेचने का धंधा भी गुपचुप तरीके से कर रहे थे। पैसे कमाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे, यहाँ तक कि पागलपन की हद तक भी। कुछ ही समय बाद श्याओमी की माँ का प्रेमी भी उनके चंगुल में आ गया। जोंगशी जानना चाहता था कि क्या श्याओमी की मां को उनका सामान चुराने के लिए किसी ने उकसाया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वांशी ने उसे सीधे परलोक भेज दिया। वजह यह थी कि उनका खाना आ गया था और अगर वह उससे और बात करता तो खाना ठंडा हो जाता और स्वादिष्ट नहीं रहता। बाद में दोनों लाश के पास शांति से खाते पीते बात करते रहे। पिछली बार भाग्य से बचे वो बॉस को भी दोनों भाइयों के अंगरक्षकों ने सीधे मार डाला। दूसरी ओर अंकल ने श्याओमी का पता लगाने के लिए पिछली बार अंगरक्षक द्वारा छोड़े गए फोन के आधार पर ऐसे फोन बेचने वाली दुकान का पता लगाया। वह जानना चाहता था कि इस फोन का खरीदार कौन है, लेकिन मालिक, जिसे पता नहीं था कि वह कौन है, टाल मटोल करना चाहता था। नतीजतन 1 मिनट से भी कम समय में उसका आदमी वहीं था। अंत में चमकते खंजर की धमकी के तहत छोटे मालिक ने हार मान ली और अंकल को तुरंत अपना बिजनेस कार्ड दिया और उनके अंग तस्करी के बारे में बताया। जल्द ही अंकल सुरागों के आधार पर दोनों भाइयों के नाइट क्लब पहुंच गए, लेकिन दरवाजे में घुसते ही उनकी मुलाकात वानशी से हो गई। हालांकि दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन चौकस वानशी ने खतरा भांप लिया और तुरंत जोंगशी को फोन किया। सांकेतिक भाषा में उसे जल्द से जल्द वहां से निकलने को कहा। दूसरी ओर अनजान अंकल अभी भी लोगों को ढूंढ रहे थे। हालांकि वे दोनों भाइयों को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन जल्द ही उन्हें पिछली बार मिला पीली बालों वाला आदमी मिल गया। उसकी ताकत जानने वाले पीले बालों वाले ने खंजर से विरोध करना चाहा, पर कंधे में चाकू लग गया। अंकल बस जानना चाहते थे कि श्याओमी को कहाँ भेजा गया। पहले तो पीली बालों वाला अड़ियल रहा, पर जल्द ही श्याओमी का पता बता दिया। उसे दोनों भाई अंग बेचने की जगह ले गए थे। मर गया जिंदा है बस वे दोनों भाई जानते हैं। चाचा ने उससे बात नहीं की, उसे कटार से पकड़कर लोगों को ढूंढने निकल पड़े। कमरे से निकलते ही अंगरक्षक आ गया, उसने गोली चला दी। अंकल फुर्ती से बच गए, पर सामने वाला पीला बाल वाला छलनी हो गया। अंकल को शौचालय में गायब देख बॉडीगार्ड ने हर चीज पर फूंक तान दी। अंदर हलचल देख उसने दरवाजा खोला तो एक मासूम लड़की मिली। तभी अंकल पर हमला हुआ और दोनों ने छोटे शौचालय में भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। वे कुछ देर तक बराबरी से लड़ते रहे। हाथापाई में बॉडीगार्ड ने फिर पिस्तौल उठाई, पर अहम समय पर उसमें गोलियां नहीं थीं। अंकल ने गोली के घाव को नजरअंदाज कर कुल्हाड़ी लेकर डांस फ्लोर पर आ गए, लेकिन सामने वाला अंगरक्षक भी कम नहीं था। उसने अपनी छोटी छुरी निकाली और लड़ने को तैयार था। तभी अचानक वानशी आ गया। दरअसल उसने पास में पुलिस को देख लिया था। अंकल को समझ आया कि यह आदमी अच्छा नहीं है। वानशी ने उसे एक फोन दिया और मुड़कर चला गया। जब अंकल ने फोन उठाया और बाहर भागे तो उन्होंने बस उन घमंडी भाइयों को अपने सामने से गुजरते देखा। गोली लगा अंकल कुल्हाड़ी लिए पीछे दौड़ रहा था, लेकिन वह उसे आंखों के सामने गायब होते देखता रह गया। जब उसने सड़क किनारे एक खड़ी कार देखी तो अंकल कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर बढ़ गया और जब पुलिस पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में अंकल को फिर वानशी का फोन आया, श्याओमी की सुरक्षा जानने के लिए। वानशी ने सीधे नहीं बताया, बस कहा कि वह अभी बहुत छोटी है, अंग अविकसित है, बेचने के लिए सिर्फ कॉर्निया है। इस बात से अंकल तुरंत भड़क उठे। उन्होंने वानशी से और बात नहीं की, बस कहा कि दोनों भाई पहले से ही कब्र तैयार रखें। अपनी चोटें बढ़ती देख अंकल ने पुराने दोस्त को ढूंढा। दोस्त ने गर्म चिमटे से उसके शरीर में गोली ढूंढी। बिना बेहोशी के अंकल दर्द से तड़प उठे।
धुंधली चेतना में उसके विचार अतीत में लौट गए। 6 साल पहले वह एक जासूस था, सरकार के मुश्किल काम निपटाता था। पत्नी के गर्भवती होने पर उसने नौकरी छोड़ पत्नी के साथ रहने का सोचा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी के चेकअप के रास्ते में उसे एक फोटो की दुकान दिखी और वह अंदर जाकर होने वाले बच्चे के लिए जूते चुनने लगा। दुकान से बाहर निकलते ही उसे एक फोन आया। उसने पत्नी को गाड़ी में इंतजार करने को कहा, लेकिन अगले ही पल एक ट्रक ने सीधे गाड़ी को टक्कर मार दी। यह देख अंकल वहीं जम गए। फिर हमलावर ने बंदूक निकाल उन पर गोली चलाई। शुक्र है दोस्त ने एक गोली में उसे मार गिराया, तभी अंकल की जान बच पाई। उसके बाद वह पूरी तरह से टूट गया, नाम बदलकर छिप गया और अपनी बची हुई जिंदगी खत्म करना चाहता था। कई साल बाद पड़ोस की शियाओमी को देखकर उसे अपने मृत बच्चे की याद आ गई। उसने सोचा कि अगर उसका बच्चा जिंदा होता तो वह भी शियाओमी जितना बड़ा होता। शियाओमी के साथ रहते हुए उसे एक अरसे बाद गर्माहट महसूस हुई और उसने अपने बंद दिल को धीरे धीरे खोल दिया। कोमा से उठने के बाद उसने मन ही मन कसम खाई कि पहले वह अपनी पत्नी बच्चों को नहीं बचा पाया था, लेकिन इस बार उसे उन कमीनों के हाथों से शियाओमी को बचाना ही होगा, चाहे उसे खुद क्यों ना मिटना पड़े। वह उन कमीनों को उनके खून का बदला जरूर चुकाएगा। कुछ दिनों के आराम के बाद चाचा ने आखिरकार अपनी ताकत वापस पा ली। उन्होंने शीशे के सामने अपने बेतरतीब लंबे बाल काट दिए। उनकी भेड़ियों जैसी आंखें क्रूरता से सामने घूर रही थीं। फिर उन्होंने एक काला सूट पहना और पिस्तौल की कुशलता से जांच करने के बाद वह पूरी तरह तैयार थे। अब उन बेईमान कमीनों को दंडित करने का समय आ गया था। जासूसी और पीछा करना एक पेशेवर एजेंट के लिए अनिवार्य है। जल्द ही उसे गुंडों के अड्डे पर वही खिलौना कार मिली जिसमें पूरा माल भरा था। कई दिनों की निगरानी के बाद उसने माल लेने वाले को देखा। वांशी भाइयों ने नाबालिग बच्चों को जबरन सामान ट्रांसफर करने के लिए बाहर निकाला। माल लेने से लेकर पहुंचाने और कार्ड से पैसे निकालने तक ये सब इन्हीं बच्चों द्वारा किया जाता था। पीछा करते हुए अंकल को जल्द ही एक दुकान मिली। अंदर कोई नहीं था, पर जमीन पर पैरों के निशानों से उन्हें एक अलमारी मिली जिसके अंदर एक गुप्त दरवाजा था। चुपचाप अंदर घुसने पर अंकल सामने का दृश्य देखकर सन्न रह गए। कम उम्र के बच्चों को यहाँ सामान बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यदि कोई बच्चा थकान से बेहोश हो जाता तो झोंगशी तुरंत अपने आदमियों से उसे उठाकर कॉर्निया निकालने के लिए ले जाने को कहता। पीछा करते हुए अंकल को एक कमरा मिला जहां अंग निकाले जाते थे। बगल के फ्रीजर में पहली परत में मृत वो बॉस था, दूसरी में वह लड़की थी जिसे श्याओमी के सामने ले जाया गया था। नाखूनों पर वही स्माइली चेहरा देखकर अंकल में तुरंत हत्या की भावना उमड़ पड़ी। एनेस्थीसिया के प्रभारी मोटे आदमी ने अभी अभी अपने पीछे किसी को महसूस किया था। पीछे खड़े अंकल ने कुछ नहीं कहा, बस लड़की को जाने का इशारा किया और अगले ही पल मोटे आदमी को गोली मार दी। एक गोली की आवाज ने यहाँ की शांति भंग कर दी। कुछ गलत होने का एहसास होते ही झोंगशी भागने से पहले जमीन पर गिरा दिया गया। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई उसके सिर पर पैर रखकर चलेगा। सामने इस नीच जानवर को देखकर अंकल की आंखों में सिर्फ हत्या का भाव था। तभी बाहर वानशी को फोन आया। पहले तो उसे पता नहीं था कि किसने फोन किया है, जब तक उसने अपने भाई की दिल दहला देने वाली चीखें नहीं सुनी। पता चला कि चाचा ने उसके पैर में कीलें ठोक दी थीं। शुरुआत में वानक्सी ने घमंड से कहा, अगर तुमने मेरे भाई को फिर छुआ तो मैं सीधे श्याओमी की आंखें निकलवा दूंगा। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से अपने भाई की सुअर जैसी चीखें सुनी। फोन काटने के बाद चाचा एक पूरा पैकेट सामान लाए, उसे रस्सी से तेल के दीपक पर लटकाया, फिर गैस पाइप तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने वानक्सी से अदला बदली करने के बारे में सोचा ही नहीं था। इस नीच के सामने उसका पूरा शरीर बचना भी मुश्किल था। तब भी झोंगशी के चेहरे पर घमंड था। अगर मुझे मारा तो श्याओमी को नहीं देख पाओगे। अंकल ने उससे बकवास नहीं की, सीधे सामान का थैला फाड़ा और चले गए। खतरा भांपते ही झोंगशी चिल्लाने लगा। थैले का सामान खत्म होते ही दूसरा व्यक्ति जमीन पर गिर गया। तभी पूरे कमरे में जोरदार धमाका हुआ और बाहर की दुकानें भी आग की चपेट में आ गईं। अंत में अंकल ने बचाए गए बच्चों को फोन दिया। जल्द ही पुलिस ने बच्चों के कमरे की तलाशी ली, पर शियाओमी वहां नहीं था, वह एम्बुलेंस में था। वानशी ने भाई का बदला लेने के लिए अपने आदमियों को शियाओमी की आंखें निकालने का आदेश दिया, पर इस बार अंगरक्षक के अपने विचार थे। कुछ ही देर में अंकल अकेले वानशी के हॉल में घुस गए। वानशी ने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी खुद ही उसके पास आ जाएगा। उसे इतनी लगन से श्याओमी को ढूंढते देख वानक्सी अभी भी घमंड में था और फिर उसने एक आंख वाली शीशे की बोतल अंकल के सामने लुढ़का दी। अंकल के लिए यह 1000 टुकड़ों में कटने जैसा था। वह इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे थे और मिलते ही उन्हें ऐसा बड़ा तोहफा मिला जिससे उनका गुस्सा तुरंत चरम पर पहुंच गया। उसे दर्द से जमीन पर पड़ा देख वानक्सी ने बेपरवाही से कहा कि श्याओमी अपनी माँ को ढूंढने स्वर्ग चली गई है। इस पल वह अपने भाई को ढूंढ रहा था। तभी अंकल ने तुरंत बंदूक निकाली और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आमतौर पर नजरें मिलने पर छोटी लड़कियां डर जाती थी, लेकिन अंकल ने डरे हुए गुंडों को भी एक गोली से निपटा दिया। अब उसे कोई परवाह नहीं थी, बस मारना ही मारना था। उसे भीड़ में इतनी बेरहमी से लड़ते देख आए हुए अंगरक्षकों ने गोली चलाने की जल्दी नहीं की। ये छोटे गुंडे अंकल के सामने कुछ भी नहीं थे। कुछ ही सांसों में वे सब जमीन पर थे, लेकिन जैसे ही वह बोतल उठाने वाला था एक गोली ने उसे चकनाचूर कर दिया। पिछली बार नाइट क्लब में दोनों का फैसला नहीं हुआ था, इस बार तो उन्हें हर हाल में एक दूसरे से मुकाबला करना ही था। दूसरी ओर वानशी पागलों की तरह पैसे भर रहा था, भागने की तैयारी में था कि वह भाग पाएगा या नहीं। ये पूरी तरह से अंकल और बॉडीगार्ड के बीच लड़ाई के समय पर निर्भर करता था। वैसे तो दोनों की कुंग फू बराबर थी, लेकिन इस समय अंकल का गुस्सा चरम पर था। ठंडे खून से ज्यादा बदले की ताकत अजेय होती है। कुछ राउंड की लड़ाई के बाद कमजोर पड़ चुके बॉडीगार्ड को चाकू से सीने में वार किया गया और वह हार मानकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बीच भागने की तैयारी कर रहा वानक्सी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट कर बैठा उसे एक गोली मार दी गई। डरा हुआ वानक्सी एक्सीलरेटर दबा रहा था, पर ज्यादा दूर जाने से पहले ही अंकल ने उसे गोली मारी और वह बेकाबू हो गया।
इससे पहले कि वह फिर से शुरू कर पाता, अंकल ने दूसरे टायर पर गोली चला दी। कोई और चारा न होने पर वॉन कियान ने तुरंत फोन से पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह फोन लगा पाती, अंकल उसकी कार की छत पर आ गए। उनका इरादा उसके कुत्ते को एक गोली से खत्म करने का था, लेकिन कार के अंदर वॉन कियान को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी उसे याद आया कि उसकी कार बुलेट प्रूफ है। इससे वह फिर से अकड़ गई और बाहर खड़े अंकल पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल ने उससे बहस करना बेकार समझा और सीधे एक ही जगह पर लगातार गोली चलाई। गोली लगने से पहले ही गाड़ी के अंदर बैठी वॉन कियान डर के मारे पेशाब कर चुकी थी। कांच पर बने छेद को देखकर वह छिप भी नहीं पाई थी कि वॉन कियान को एक गोली लग गई। फिर उसकी चीखों के बीच अंकल ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। इस तरह वॉन कियान का पूरा आपराधिक गिरोह खत्म हो गया, एक भी नहीं बचा। लेकिन इन मौत के हकदार हैवानों को मारकर भी अंकल को संतुष्टि नहीं मिली। पहले पत्नी और बच्चे की मौत ने उसे अंधेरे में धकेल दिया था और वह कुछ नहीं कर पाया था। अब शियाओमी की मौत ने उसे दूसरी बार दर्द से बेहाल कर दिया। हताश होकर उसने नई मैगजीन लगाई और फिर बंदूक अपनी ओर कर ली। ट्रिगर दबाने ही वाला था कि पीछे से जानी पहचानी आवाज आई। शियाओमी को सही सलामत देख उसकी आंखें भर आईं। बच्चे को न डराने, उसने पिस्तौल पीछे छिपाई। लेकिन श्याओमी सीधे उसकी ओर दौड़ी, उसे कसकर गले लगाया और दोहराया, तुम मुझे बचाने आए हो, है ना? इस पल उसकी आंखों से अंतहीन यादों के आंसू बह निकले। जल्द ही पुलिस ने स्थिति संभाली और श्याओमी ने बताया कि वह कैसे बची। दरअसल उसने घायल अंगरक्षक पर दया कर उसके घाव पर बैंडेज लगाया था, जिससे अंगरक्षक ने आंखें निकाले जाने पर उसकी जान बचाई। और वो आंखें असल में उस डॉक्टर की थीं जो उसकी आंखें निकालने वाला था। पुलिस थाने जाते हुए अंकल ने श्याओमी के लिए दुकान से बस्ता और पढ़ाई का सामान खरीदा। उस बार श्याओमी को बस्ता चुराने पर सरेआम अपमानित किया गया था और देखने वाले अंकल ने मदद नहीं की थी। अब जेल जाने से पहले श्याओमी के लिए ये सब करना उसकी थोड़ी भरपाई है। द मैन फ्रॉम नोवहेयर ली जोंगबम निर्देशित ह्यून बिन ऑफ किम से रॉन अभिनीत 2010 की क्राइम एक्शन फिल्म है। जब जेल का लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और अंकल ने शीशे के पार से ज्याओमी को चुपचाप देखा, हिंसा और कोमलता के बीच फंसी इस फिल्म ने आखिरकार दर्शकों के आंसुओं के बीच अंतिम सवाल उठाया, क्या हिंसा एक खाई है या एक सीढ़ी? आत्मा को शुद्ध करने के लिए मोक्ष को वास्तव में कितने खून की जरूरत है? कोरियाई सिनेमा के इतिहास की यह सबसे तीखी दोधारी तलवार खंजर जैसी ठंडी चमक और कैंडी जैसी गर्मजोशी भरी मुक्ति के साथ हर किसी के दिल में एक ऐसा घाव छोड़ गई जो कभी नहीं भरेगा। अंकल के हर वार में खूनी विश्वासघात था। निर्देशक ली चेन-फान ने विस्फोटक यथार्थवादी दृश्यों से दर्शकों को दिखाया कि खंजर शरीर में घुसने पर मांसपेशियों का कंपन और खून के छींटे पड़ने पर पुतली का सिकुड़ना। ये किसी एक्शन फिल्म का शानदार करतब नहीं, बल्कि भाग्य से कुचले हुए व्यक्ति की आखिरी चीख है। जब गैंग के अड्डे के सीसीटीवी कैमरे ने उन्हें एक असुर की तरह कत्लेआम करते हुए रिकॉर्ड किया तो हम सब हिंसा से भी ज्यादा क्रूर सच्चाई समझ गए। इस समाज के अंधेरे कोनों में जहां कानून नहीं पहुंचता, न्याय अक्सर खून से लिखा जाता है। लेकिन फिल्म का सबसे चौंकाने वाला हिंसा नहीं, बल्कि हिंसा के पीछे उस बेचारे आदमी की दयनीय मुद्रा थी जो हत्याओं से भुला दिए जाने का विरोध कर रहा था। शाओमिन के नाखूनों पर बनी स्माइली ने पूरी फिल्म के उदास रंग को रोशन कर दिया। नशीले पदार्थों और हिंसा के बीच जिद से पलती इस लड़की ने अपनी मासूमियत से बद्धे लोगों की दुनिया की बेतुकी बातों को उजागर किया। सबसे मार्मिक मुक्ति कभी किसी नायक के आसमान से उतरने से नहीं मिलती, बल्कि दो टूटी हुई आत्माओं के एक दूसरे के घावों को सहलाने से निकली रोशनी से मिलती है। सच्चा संरक्षण है एक दूसरे के जीवन की दरारों में रोशनी को रिसने देना। फिल्म के अंत में आत्मसमर्पण समझौता नहीं, बल्कि एक पराकाष्ठा थी। हिंसा कभी घावों की खाई नहीं भर सकती, पर हिंसा से हिंसा का जवाब देना ही आत्ममुक्ति का अनिवार्य मार्ग है। यह चुनाव एक्शन फिल्मों के दोहरे दिखावे को चीरता है और जीवन की खूनी सच्चाई को उजागर करता है। अपराध से भरे संसार में कभी कभी अंतिम मासूमियत की रक्षा के लिए शैतान बनना पड़ता है। हम सब भाग्य की धारा में जूझते हैं। जरूरी है कि शुरुआत का कारण हमेशा याद रहे। तो आज की फिल्म यहीं तक। लाइक, कमेंट और शेयर करें।